नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात सेहत की में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी, हमारी, हम सबकी सेहत से जुड़े हुए मुद्दों पर। कोरोना काल चल रहा है, दूसरी लहर थोड़ी थमी है, धीमी हुई है, इसीलिए देश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में हमें दोबारा लापरवाही नहीं बरतनी है, तमाम एहतियातों का खास ख्याल रखना है। खासतौर पर बच्चों की सेहत के साथ जरा सा भी खिलवाड़ नहीं होने देना है। अब भाई बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ कहा मान लेते हैं, कुछ हवा में उड़ा देते हैं। ऐसे में उनके पेरेंट्स के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे कोरोना से अपने बच्चों को बचाएं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करें। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से जिन बच्चों को रेगुलर वैक्सीन नहीं लग पाई, उनके पेरेंट्स क्या करें? इम्यून सिस्टम कैसे इतना मजबूत करें कि तीसरी लहर आने ही ना दी जाए? आज का शो इसी मुद्दे पर। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो आज बात होगी बच्चों के इम्यून सिस्टम की मजबूती पर, इम्यूनाइजेशन पर, वैक्सीनेशन पर। अभी बच्चों की कोरोना वैक्सीन तो बनी नहीं, लेकिन जो रेगुलर वैक्सीन अगर मिस हो गई हो तो फिर क्या करे, क्या नहीं, कैसे बचे, कैसे बचाए? कोरोना काल में न्यूबॉर्न बेबीज का आखिरकार उनकी सेहत का कैसे रखा जाए खास ख्याल? इन सारे सवालों के जवाब शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह के साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष आपका जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा, इस कोरोना काल में बच्चों को बचाए कैसे? देखिए, जो रही बात बच्चों को, अब जैसे लॉकडाउन ओपन भी हो गया है, ज़्यादातर स्टेट्स में ओपन ही हो गया है लॉकडाउन। कुछ कुछ जगहों पे जो भी है लॉकडाउन वो एक सीमित समय के लिए ही रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अब ये हो जाती है कि बच्चों में, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने अभी तक यहाँ पे ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं, टीकाकरण भी बच्चों में चालू नहीं हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो वयस्कों की बढ़ती है कि वयस्क जो है जब वो बाहर घर से निकले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहा जाए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की मेंटेन करें, मास्क पहन के निकले, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। तो ये सब सारी चीजें, क्योंकि उनको जो है और अनावश्यक जो है भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचे, और जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। और घर पर वापस आने के बाद उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तुरंत अपने जो है जो भी सारी जो अपने हैं शूज है, स्लीपर्स है, उन सबको बाहर निकाल के आएँ और आके अपना हाथ धुले और पहले अपनी क्लोथ वगैरह कपड़े चेंज करके उसके बाद अपने को हाथ मुँह धुल के पूरा प्रॉपर साफ होके तब जो है तभी बच्चों से आके मिले। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कभी भी मान लीजिए किसी भी समय अगर किसी भी वयस्क को हल्के से भी कुछ लक्षण आते हैं किसी भी, तो वो तुरंत अपना आइसोलेट हो। तो ये इस तरह का उनको, क्योंकि जिम्मेदारी उनको अपनी तो पहली बात है कि अपनी सुरक्षा बरतनी है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो वयस्कों को अपना ये ध्यान देना है कि टीकाकरण अपना अतिशीघ्र जो है अपना स्लॉट जो है बुक करा के जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण कराएं, क्योंकि जब अगर टीकाकरण वो कराएंगे, वो खुद सुरक्षित रहेंगे, तभी वो जो है बच्चों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि अगर उनको टीकाकरण हुआ रहेगा तो उनको संक्रमण होने के खतरे कम रहेंगे, और जब संक्रमण उनको नहीं होगा तो बच्चों में जाए। क्योंकि अभी जैसे अभी मौजूदा समय में स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, और अभी निकट भविष्य में अभी ऐसा लग भी नहीं रहा है कि अभी इतनी जल्दी जो है सरकार जो है बच्चों के लिए स्कूल खोलेगी। तो बच्चों में जो संक्रमण आने का जो है वो तो यही है कि वयस्क जो है घर के जो बड़े लोग हैं वो बाहर जाएंगे और वो बाहर से संक्रमण लेके आएंगे। अब जैसे पार्टीज वगैरह में है, बच्चों को लेके कदाप ना जाएं, अपने को भी जाने को अवॉइड करें कि मतलब जो है अत्यंत जरूरी ना हो तो, क्योंकि बच्चों को बचाने के लिए वयस्कों को ही जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि बच्चा जो है पहला व्यक्ति नहीं होता है जो संक्रमित होता है। तो अभी तो मतलब बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी यही है इसमें जो है। तो ऐसे में डॉक्टर आशीष, तमाम आपने चीजें बताई हैं, बातें बताई हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि बच्चों को बचाया जा सके, लेकिन अगर फिर भी बच्चा कोरोना की चपेट में आ जाए तो कोरोना होने पर बच्चों को फिर किस तरह से ट्रीट किया जाए? देखिए, इसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। पहली चीज ये है कि अगर मान लीजिए बच्चे को संक्रमण हो ही गया कोरोना का, तो पहली चीज तो यह है कि घबराइए नहीं, क्योंकि बच्चों में ज्यादातर जो बच्चों में ये है कि जो सिम्टम्स आए भी है वो माइल्ड टू मॉडरेट ही रहे हैं।
ज्यादातर बच्चे 3 दिन से लेकर 5 दिन में सही हो जाते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल पैनिक ना हो। बच्चों में इलाज जो है लक्षण के आधार पर होता है। अगर घर में कोई, पहली बात है कि अगर कोई पॉजिटिव है और उसके बाद अगर बच्चे में भी कोई लक्षण आ रहे हैं तो संभावना यही है कि बच्चे को भी संक्रमित हुआ है, या बच्चे को कोई भी, जैसे इस समय तमाम अन्य वायरल फीवर भी आ गए हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है अब आने लगे हैं, तमाम अन्य बीमारियों के लिए भी बच्चे बुखार से पीड़ित होकर आ रहे हैं। तो जब भी हो, आपके नज़दीक में जो भी बच्चों के डॉक्टर हों उनसे तुरंत संपर्क करें और उनको जाके दिखाएं। वो अगर आवश्यक समझेंगे तो वो जाके करा के और उसके हिसाब से, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में सिम्टम्स जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट ही है, बड़ों की तरह उतनी सीवियरिटी नहीं है बच्चों में, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि जो है लापरवाही इलाज में ना करें, क्योंकि अगर आप देर में जाएंगे, आप टालेंगे सेल्फ मेडिकेशन, जैसे घर में कई बार होता है क्या कि पूछ लिया, ऐसे ही मेडिकल स्टोर से दवा ले आई और उसको अपने से ही चालू कर दिया, या कई बार बिल्कुल यही मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर आशीष, जिस तरह से बड़ों की कोरोना किट है और हमने देखा भी कि बड़ों ने भी लापरवाही बरती, एक व्यक्ति का जो कोरोना किट का जो प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा था वो किस तरह से व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, अन्य तमाम लोगों ने बिना डॉक्टर से सलाह लिए, परामर्श किए उस किट को इस्तेमाल किया। तो अगर बच्चों को कोरोना हो गया हो तो कहीं ऐसा ना हो कि उस किट का इस्तेमाल बच्चों पर भी कर दिया जाए, इसको लेकर मेरा सवाल है। जी, देखिए, बच्चों को तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई किट और इस तरह की कोई चीजें प्रेस्क्राइब नहीं है, और ना इस तरह का कोई कंसेंसस अभी बना है ना कुछ। पहली चीज है कि बच्चों को जो भी दवाएं दी जाती हैं वो बच्चों के वजन के हिसाब से दी जाती है। यहाँ तक कि बच्चों में, मतलब पीडियाट्रिक डोजेज में जो भी है, सभी हम लोग जो है जो भी दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं बच्चे का वेट के अकॉर्डिंगली, उसकी वेट जो है मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंगली ही हम लोग डोज उससे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि जब आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आप अपने संपर्क करेंगे तो बच्चे का वजन देख के और वजन के अकॉर्डिंगली ही वो आपको दवा प्रेस्क्राइब करेगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से, मतलब एम्पेरिकल थेरेपी जो एंटीबायोटिक वगैरह जो प्रेस्क्राइब थी एडल्ट में, उस तरह का यहाँ पर बच्चों में कुछ भी नहीं है। बच्चों में हमेशा जो है सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है। तो इसलिए अपने से इलाज कतई न करने का प्रयास करें। डॉक्टर जो उचित समझेगा वो उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है वो जांचें कराएगा, अपने हिसाब से जो इलाज होगा वो उचित देगा। और क्योंकि उस तरह से एडल्ट की तरह नहीं है कि बच्चों को यहाँ पर डोज का, जैसे मैंने बोला कि डोज जो है वजन के हिसाब से दिया जाता है। इसलिए हर दूसरे बच्चे का, घर में अगर 2 बच्चे हैं और दोनों लगभग, मतलब जरा सा भी एज का डिफरेंस है उनमें, तो ऑब्वियस है कि उनमें वजन का भी डिफरेंस होगा, तो दोनों की डोज भी फर्क ही होगी। तो आप ये नहीं सोचिए कि एक बच्चे को जो डॉक्टर साहब ने लिखा था, हमारे बड़े बच्चे को भी यही लक्षण है तो हम बड़े को भी यही दवा दे दें, या तो वो अंडर डोज होगा, और अगर वजन उसका कम होगा और ज्यादा डोज है तो ओवर डोज होगा। तो ये दोनों ही चीजें जो है हार्मफुल है बच्चे की। तो इस तरह से कदापि ना अपने घर पे रह के प्रयास करें, सेल्फ मेडिकेशन कतई ना करें। बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि बच्चे अगर संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो घर के बड़ों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या बातें वो इस्तेमाल में लाएं और किन बातों को अवॉइड करें? देखिए, पहली चीज है कि जो बच्चे थोड़े जो बड़े हैं उनमें आप पल्स ऑक्सीमीटर से उनका बच्चों का ऑक्सीजन लेवल वगैरह देखें आप। और रही बात जो बुखार के लिए है कि अगर बुखार की दवा जो है जो प्रेस्क्राइब डोज है उस हिसाब से दें। बुखार अगर कभी बहुत तेज चढ़ जा रहा है, तेज बुखार चल रहा है, तो आप गीला कपड़ा करके पोछा करें। लेकिन मतलब फीवर और इसके अलावा अगर सर्दी जुकाम है तो जो दवाएं जो है जो बताई गई है आपके डॉक्टर द्वारा उस तरह से करें। जैसे बुखार की दवा आप 6-6 घंटे से पहले नहीं दे सकते हैं, उसके पहले, क्योंकि कोरोना में ये अक्सर देखा गया है कि जो भी हम लोग के पास बच्चे जो भी आए, जो सेकेंड वेव में अभी हम लोग जो देख रहे थे, सारे बच्चे जो मिल रहे थे, उनमें फीवर इनिशियली स्टार्टिंग के 3 डेज में बहुत ही हाई ग्रेड जाता है, 102 वगैरह जाता है। और अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि साहब दवा तो दिया लेकिन बुखार उतर नहीं रहा है। तो क्योंकि पैरासीटामोल सबसे सेफ दवा है, वो जब अगर आप दे रहे हैं 6-6 घंटे पे ही दे रहे हैं, उसके बाद बुखार की दवा देने के बाद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो गीला कपड़ा करके पोछा करें। अनावश्यक अपने मन से जो है ये नहीं कि ज्यादा खुराक आप देने का प्रयास कतई ना करें। बिल्कुल, और कुल मिलाकर सारी बात घूम फिरकर एक शब्द पर आ जाती है और वो है इम्यून सिस्टम। ऐसे में डॉक्टर साहब आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने कमजोर होते इम्यून सिस्टम को कैसे पहचानें
और उससे फिर कैसे बचाएं? देखिए, सबसे पहली चीज है कि इम्यून सिस्टम अगर आपका कमजोर रहेगा तो आप बार बार किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते रहेंगे। पहली चीज है कि कोई कंजेनाइटल डिजीज है या कोई इस तरह की किडनी डिजीज है या कार्डियक प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो एक बार आपके साथ ये है कि चलिए कोई कोमॉर्बिडिटीज है आपके साथ, तो आपकी इम्यूनिटी पे असर डाल सकता है। लेकिन अगर बच्चा अगर एक अच्छा है तो मतलब उसको ये है कि उनके खान पान पे ध्यान रखना है। पौष्टिक आहार, बैलेंस डाइट जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें सभी तरह के विटामिन मौजूद रहें, प्रोटीन का एक अच्छा सेवन हो, और सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक। ये 4 चीज़ें जो है आप अपना बिल्कुल जो है खाने में इस तरह से मेंटेन करें कि इनका बैलेंस रहे। और चाहें तो आप बच्चों के लिए आप जो है उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में जो है तमाम मल्टीविटामिन वगैरह भी आप सप्लीमेंट में आप दे सकते हैं। और बच्चे कई बार क्या होता है कि आयरन, जैसे भारत देश में हमारे यहाँ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी बड़ी कॉमन है, तो अगर उस तरह के है तो डिफिशिएंट वो भी है। अच्छा, अब रही बात बच्चों को, सबसे मेन चीज़ है कि जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन ये है कि बच्चा मोटा। देखिए, आपको मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ओबेसिटी जो है कोरोना के लिए एक बड़ा खतरनाक रिस्क फैक्टर है। जो भी ओबेस बच्चे हैं उनमें जो है कोविड ने प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट की है। तो इसीलिए बच्चों को जो भी मोटापा है उसको अवॉइड करें। जंक फूड बच्चों को बिल्कुल ना दें। और जंक फूड का मतलब ये है कि हमारे लिए जब भी जंक फूड की बात होती है तो हम सीधे जो है पिज़्ज़ा और बर्गर की बात करते हैं, जबकि इंडियन जंक फूड जो है हमारे पूड़ी और पराठा, उसको हम ये भी जंक फूड आपको अवॉइड करने हैं, पूड़ी और पराठा। इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें जो है कतई ना सेवन करें। क्योंकि अगर बच्चा आपका मोटापा है, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बढ़ाएं। जैसे अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में पार्क है, तो उसमें जो है अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए ले जाके बच्चों को साइकिलिंग कराएं, फिजिकल एक्टिविटी उसमें कराएं। घर पे आप बच्चों को योगा प्राणायाम इस तरह के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चों के लिए इस तरह की। और बाकी पौष्टिक आहार और इम्यूनिटी के लिए एक बहुत जरूरी है सबसे साउंड स्लीप। प्रॉपर जो है उनका एक रूटीन होना चाहिए। सुबह टाइम पे नाश्ता, दोपहर में लंच, रात में डिनर, इन बिटवीन जो है लंबी गैप ना जाए, इस बीच में भी फ्रिक्वेंट जो है मील लेते रहें। और एक अच्छी नींद लें। एक अच्छी नींद जो है ये वयस्कों के लिए भी है और यही चीज बच्चे के लिए भी है। और रही बात डॉक्टर साहब, खासतौर पर अगर बात करें इंडियन फूड कल्चर की, तो घी, पराठे माताएं कहती हैं कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं, खाना चाहिए, मजबूती आती है, लेकिन ये कितने फायदेमंद या कितने नुकसानदायक होते हैं, जरा बताइए। देखिए, एक कोई दुबला पतला बच्चा है तो आप उसको तो घी तो जस्टिफाइड है कि ठीक है आप घी दे सकते हैं। लेकिन अब जो ओबेस बच्चा है अगर आप उसको देंगे तो उसकी कैलोरी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए उन बच्चों को नुकसान करेगा। तो इसलिए ये 1 to 1 मतलब बच्चे के ऊपर पे डिपेंड करता है। और घी 1 चम्मच 2 चम्मच जो है दुबले बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी जो है फैटी बच्चा है, जो मोटा बच्चा है, उसके लिए जो है आपको इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें नहीं देनी होंगी। इसीलिए क्योंकि इंडियन जंक फूड जो है, पूड़ी पराठा जो है हमारे अक्सर जो है घरों में काफी बनता है और उसको जो है जल्दी जो है हमारे यहाँ कोई उसको जंक फूड मानने को तैयार नहीं होता। इसीलिए मैंने उसका नाम दिया इस पर्टिकुलर व्यवहार को। जैसे हमारे यहाँ लोगों की आदत होती है कि हमेशा बच्चा मोटा भी है तब भी जो है उसके रोटी में हमेशा घी लगा कर देंगे, तो इस तरह की चीजों को कल्चर को अवॉइड करना, ठीक है। और वेट एक अप्रोप्रिएट रेंज में होना चाहिए। आप नियरेस्ट अगर अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के संपर्क में रहेंगे तो वो आपकी ग्रोथ चार्ट हमेशा प्रिपेयर करेगा। वो हमेशा आपको बताएगा भी कि आपके बच्चे का वजन किस रेंज में है, नॉर्मल रेंज में है या अंडर वेट तो नहीं है। अगर अंडर वेट है तो उसकी डाइट प्रॉपर उसको दीजिए, अगर ओवर वेट है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट में मॉडिफिकेशन करके कैसे उसको एक नॉर्मल उसमें रेंज में लाया जाए, उसको इस तरह से। क्योंकि ओबेसिटी कोविड के लिए एक खतरनाक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर कुल मिलाकर बार बार बात वहीं पर आ जाती है कि अपने इम्यून सिस्टम को हर हाल में हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो बच्चों के अंदर वो शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं जिससे माताएं पता लगा सके कि भाई इम्यून सिस्टम बच्चे का कमजोर होता जा रहा है? शुरुआती स्टेज पर क्या कुछ बच्चों के अंदर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? देखिए,
जैसे बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, चाहे वो बुखार होना, चाहे बार बार सर्दी जुकाम खांसी होना, बार बार बच्चों को डायरिया होना, ये सब सारी चीज़ें जो है। और रही बात जो कोरोना की बात है कि कोरोना में जो लक्षण है, कोरोना में भी लक्षण वही लगभग जो बड़ों के हैं वही बच्चों में भी हैं, बुखार सर्दी खांसी। बच्चों में यह है कि बच्चों में डायरिया भी एक जो है काफ़ी देखा जाता है कि बच्चों में कई बार दस्त करके आते हैं और माइल्ड फीवर करके आते हैं। जब उनका टेस्ट कराया जाता है तो वो पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो बच्चों में एक एडिशनल, यूजली एडल्ट में इस तरह के प्रेजेंटेशन नहीं आते हैं, लेकिन बच्चों में डायरिया करके भी काफ़ी बच्चे आते हैं। शरीर पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना, इस तरह के लक्षण भी बच्चों में मिलते हैं। तो लगभग जो है जो वयस्कों के लक्षण है वही लगभग बच्चों में है। और बच्चों में एक डायरिया जो है वो जो है लूज स्टूल जिसको कहा जाए वो जो है ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह, कोरोना काल में जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी सेहत का खास ध्यान कैसे रखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसर्न पेरेंट्स को उनकी सेहत को लेकर इस समय हो रही है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि न्यूबॉर्न के साथ ये है कि न्यूबॉर्न को अपना उनके न्यूबॉर्न की एक बर्थ की वैक्सीन जरूर लगे। और वैसे भी उनकी जो 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ के जो इम्यूनाइजेशन है, 6 मंथ के जो भी, देखिए बच्चों के जितने भी टीकाकरण हैं वो अपने समय पे अपने टीकाकरण करवाते रहें। क्योंकि एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक जब इबोला का आउटब्रेक हुआ वहाँ पर, जब इबोला आया अफ्रीकन कंट्रीज में, तो उस समय वहाँ के लोगों ने वैक्सीनेशन कराना एकदम से बंद कर दिया। सरकार ने वैक्सीनेशन एकदम से रोक दिया इबोला पे। हालत ये रही कि कुछ दिनों बाद इबोला पे तो कंट्रोल पा लिया गया, लेकिन इबोला की उसके चक्कर में जब वैक्सीनेशन नहीं हुई तो इस वजह से वहाँ पर मीजल्स का आउटब्रेक आ गया। तो इबोला से तो मोर्टेलिटी कम हुई, लेकिन मीजल्स की वजह से काफी बच्चे वहाँ पर एक्सपायरी हुई। तो इसलिए इस कोविड काल में मतलब जरूरी है कि आप बच्चों को समय समय पर अपना जो भी टीकाकरण वो कराते रहें। प्लस दूसरी चीज यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो 6 मंथ तक जो है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी बोलती है, और 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है मदर को, बच्चे को। और बॉटल, जैसे कई बार माताएं रहती हैं जो कि फार्मूला फीड वगैरह जो है बॉटल वगैरह से कराने लगती है, तो फार्मूला फीड बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर कोई दिक्कत है इस तरह की है तो अगर फार्मूला फीड देने एकदम मजबूरी हो जा रही है तब भी जो है आप जो है अगर फार्मूला फीड देना भी है तो भी कटोरी चम्मच से ही दीजिए, पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि ड्यूरिंग कोविड भी अगर कोविड पॉजिटिव मदर भी है तब भी WHO की गाइडलाइन के अनुसार जो है कोविड पॉजिटिव मदर को भी ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए बोला गया है, तो तब भी उनको ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू नहीं करने के लिए कहा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कोविड पॉजिटिव मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके बच्चे में संक्रमण ना पहुंच जाए? इसको लेकर जरा स्थिति स्पष्ट करिए। जी देखिए, ऐसा है कि जो है WHO की गाइडलाइन इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। जब भी आप बच्चे के पास जा रही हैं कोविड पॉजिटिव मदर, तो वो मास्क लगा के जाएं, ठीक है, अपने को प्रॉपर हैंड वॉश करके जाएं, और बच्चे को फीड कराने के बाद जो है और उसके बाद बच्चे को फिर आप अलग कर दीजिए और आप फिर जो है दूसरे सेपरेट में चले जाइए। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग के इतने फायदे हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को, वो जो है वो बच्चे के सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इसलिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी स्टेज पे डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, क्योंकि नवजात बच्चों के लिए तो एकमात्र जो विकल्प है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का वो उसकी माँ का दूध ही है। जी बिल्कुल जो है। और दूसरी चीज ये है कि एक और चीज जो है विटामिन डी जो है बच्चों को 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो है वो बच्चों को जो भी न्यूबॉर्न है अप टू 6 मंथ की एज तक उनको सप्लीमेंट करना है। वो कैसे? क्या बच्चे को थोड़ी देर धूप में रखा जाए या अलग से कोई मेडिसिन दी जा सकती है? जी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं। विटामिन डी 400 यूनिट पर डे, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आपको सप्लीमेंट करना है। ड्रॉप्स आती हैं, ज्यादातर जो ड्रॉप आती हैं उसमें 800 इंटरनेशनल 0.5 ml तो उसमें अप टू 6 तक। इसके अलावा पानी जैसे पेसिफायर वगैरह जिसको लोकल लैंग्वेज में चूसनी कहते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं देनी होती हैं बच्चों को। और दूसरी चीज और एक स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि लैक्टेटिंग मदर हैं जो वो भी कोविड का अपना जाके वैक्सीनेशन जो है एज अर्ली एज पॉसिबल अपना लगवाएं, ठीक है।
तो अभी भारत सरकार ने लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अलाउ कर रखा है, अभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए यहाँ अलाउ नहीं काफी लेडीज के अंदर ये कंफ्यूजन की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। उन्हें डर है कि कहीं अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा ली तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उनके बच्चों पर कोई असर ना हो जाए, या फिर उनकी इम्यून सिस्टम एकदम डाउन होकर, एकदम जीरो होकर वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए। जरा बताइए ऐसी माँ को क्या करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई भी भ्रम ना पालें। और जो भी माताएं जो स्तनपान करा रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको बिल्कुल जो है वो जाके जो है अपना इम्यूनाइजेशन कराएं। और किसी भी रूप से आपके वैक्सीनेशन लगाने से बच्चे को आपके मिल्क के थ्रू कोई संक्रमण नहीं फैलना है, ठीक है। तो इस मामले में जो भी जो है ये जो अफवाह है, ये सब चीज़ों का इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है लैक्टेटिंग मदर्स को अलाउ कर रखा है, यहाँ तक कि विदेशों में अब जो है गर्भवती महिलाओं को भी इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कर दिया गया है। जल्दी ही हमारे भी देश में जो है गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है, यानी कि कुल मिलाकर प्रेग्नेंट लेडीज को भी डरना नहीं है, या फिर जिनके घर में अभी अभी न्यूबॉर्न बेबीज आए हैं वो भी अपने आप को वैक्सीन लगवा सकती है, पूरी तरह से सेफ एंड साउंड है। ये खुद डॉक्टर साहब यहाँ पर तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई नवजात बच्चों की, नवजात बच्चों के माओ को किस तरह से उनका ध्यान रखना है इस बात की। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, जो मिडिल एज के होते हैं, जो आधी बातें मानते हैं आधी भूल जाते हैं, उन बच्चों को कैसे समझाया जाए? क्योंकि आप तो डेली बेसिस पर बहुत सारे बच्चों से, उनके पेरेंट्स के साथ लगातार टच में रहते हैं, डील करते आ रहे हैं, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? साथ ही मेरा एक और प्रश्न आपसे ये है कि जिन बच्चों की रेगुलर वैक्सीन छूट गई है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, उनकी माँ को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो चिंतित हो रही है कि अगर कोई डोज छूट गई है, उसके बीच में गैप आ गया है, तो कब तक लगवाएं, कैसे लगवाएं? ये इन तमाम सवालों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज ये है कि जो पहला प्रश्न आपने ये किया कि जो है बच्चों को, देखिए 2 साल से ऊपर जो है जो बच्चे अगर मास्क को लगाने को रेडी हैं तो उनको बिल्कुल मास्क लगा के ही निकलिए। पहली बात है कि बच्चों को लेके कोई बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक बच्चों को लेके बाहर मत निकलिए, कोई पार्टी वगैरह में मत लेके जाएं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि तो घर में अगर बच्चा है तो सुरक्षित रहेगा, ठीक। खेल कूद की जगहों पे जहाँ पे जा रहे हैं खेलने कूदने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, उस दौरान जो है बच्चों को माता पिता जो है मास्क के लिए, अगर वो खुद मास्क लगाए रहेंगे, बच्चा यूजली क्या करता है कि माता पिता जो करते हैं या घर में जो बड़े सदस्य करते हैं उनको वो कॉपी करता है। तो अगर आपका व्यवहार अगर बाहर जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आप बाहर कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी आपसे सीखेगा और वो भी उसी तरह से ही उन्हीं निर्देशों का पालन करेगा, वो आपको करेगा, उस तरह से फॉलो करता है बच्चा। तो पहली चीज है कि इस तरह से करिए। दूसरी चीज है कि अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा जो टीकाकरण, मैंने पहले भी बोला कि जो भी टीकाकरण है वो टीकाकरण चाहे वो न्यूबॉर्न से लेके अब तक जितनी भी एज ग्रुप तक सभी लोग अपना टीकाकरण कराते रहे। रही बात जो टीका छूट गया है, वो अपने नजदीक के जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो उनसे संपर्क करें, उनसे अपॉइंटमेंट लेके जाए और जाके उसमें जो भी टीकाकरण है उसको तुरंत करवाएं। उसके लिए कोई डेट नहीं, जैसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके अपने उन डोजेस को आप करवाइए। दूसरी चीज है कि मैं आपको और एक विशेष कहना चाहूंगा, जैसे अभी कुछ दिनों पहले जर्नल में रिपोर्ट्स भी आई थी, पब्लिश हुई थी कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जब तक बच्चों के लिए हमारे देश में जब तक वैक्सीन नहीं अप्रूव्ड हुई हैं कोविड के लिए, तो तब तक के लिए यह है कि जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उनमें यह देखा गया है कोरिलेशन की जिन बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगी थी उनमें जो है कोविड होने के बाद भी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स रहे। वो बच्चे इतनी देखने को नहीं मिली है। ऐसे में इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी खास तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय बस इतना ही था। डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह आप जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। जाहिर तौर पर ये सारे जवाब दर्शकों तक पहुंचे होंगे और वो काफी हद तक इससे लाभान्वित भी होंगे। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में 3:58 पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।